हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार उपाध्याय आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि नाउन और जेंडर का 3 वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उसके पहले नाउन एंड नंबर का दिया। अब ये नाउन एंड केसेस हैं जो कि मैं फर्स्ट डे जब इंट्रोडक्शन ऑफ होल नाउन बताया था तो वहाँ पे आपको 3 टॉपिक की चर्चा की थी कि हम नाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे नाउन नंबर, नाउन जेंडर और नाउन एंड केसेस। तो हमने ब्रीफली सतही तरीके से कह सकते हैं आप नाउन एंड नंबर को पढ़ लिया, नाउन एंड जेंडर को पढ़ लिया और नाउन एंड केसेस पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो बेहतर तरीके से समझना है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अब जैसे हम इंट्रोडक्शन तीनों टॉपिक्स का फिनिश करेंगे, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, उसके तत्पश्चात यानी तुरंत बाद आफ्टर दैट हम आपको सिखाएंगे क्या, कॉन्सेप्ट्स विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के साथ कॉन्सेप्ट्स आपको बताया जाएगा इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केसेस से रिलेटेड, ठीक है ना, जो कि आपके पीछे प्रीवियस पेपर से पूछे हुए क्वेश्चन से रिलेट करते हुए, ताकि आपके अंदर एक ऊर्जा आए कि हाँ ऐसा ही करने से मुझे सही दिशा का निर्देश मिलेगा और इसी तरीके से हम जो है आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले चलने का सतत प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो सभी दोस्त एकदम जो है बने रहें वीडियो के शुरू से अंत तक। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ मिल रहा है तो इतना तो आपका बनता है कि आप कम से कम एज अ फी अपने दोस्तों को शेयर करते रहें ताकि उन्हें भी लाभ मिले, ठीक है ना। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, ज़्यादा बातें होते नहीं। अब यहाँ पे देखिए आप क्या देख रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाउन एंड केसेस हेडिंग डला हुआ है। ये नाउन एंड केसेस है क्या, यानी नाउन संज्ञा तथा कारक, इन हिंदी अगर आप समझना चाहें तो इसको हम कहते हैं संज्ञा एवं कारक, ठीक है ना। अब संज्ञा के प्रयोग होने का तरीका कौन कौन सा है, एक संज्ञा यानी कि नाउन एक वाक्य में कितने तरीके से प्रयोग किया जाता है, आज हम वही अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। एक सेंटेंस में अपना किस किस तरीके से रोल अदा करता है, आज हम वही सीखेंगे नाउन एंड केसेस के अंतर्गत, ठीक है ना। तो चलिए केस क्या होता है हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केस होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। केस डिस्क्राइब्स द सेंटिकल, यहाँ पे मैंने थोड़ा टफ वर्ड उठाने का प्रयास किया है क्योंकि ये अभी सिनोनिम में पूछा गया था, ठीक है ना। सेंटिकल मतलब होता है वाक्य के विचार संबंधी, यानी सेंटेंस के विचार संबंधी, है ना। सेंटिकल केस डिस्क्राइब द सेंटिकल माफी चाहेंगे सिंटैक्टिकल रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। ये संज्ञा तथा सर्वनाम का वाक्य से संबंधित विचार को डिस्क्राइब करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, केस कहते हैं। और ये केस दोनों पे लागू होता है, नाउन पर भी और प्रोनाउन पर भी। प्रोनाउन तो अभी हम बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है, वो भी किसका, नाउन का। चलिए तो अब यहाँ पे देखिएगा केसेस के काइंड्स कितने होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केसेस वी स्टडी हियर। तो यहाँ पर हम नाउन एंड केसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा केसेस क्या है। ब्लैक कलर सभी को दिख रहा है, देखिएगा ग्रीन पे ब्लैक दिख रहा होगा तो बताइएगा आप। काइंड्स ऑफ केसेस, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ केसेस। अभी आपने पढ़ा होगा, अभी तक जो पढ़ा होगा आई थिंक वो 5 काइंड्स पढ़ा होगा। हाउ मेनी काइंड्स, 5 काइंड्स ऑफ केसेस आपने अध्ययन किया होगा। आज आपको मैं 6 केसेस बताऊंगा नाउन से रिलेटेड, एकदम बेहतर तरीके से, आप बेहतर तरीके से समझेंगे, ये मुझे पूरा बिलीव है। चलिए पहला हमारा नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस, इसे आप दूसरे शब्द में सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है ना। पहला हमारा नॉमिनेटिव केस है, दूसरा हमारा सब्जेक्टिव केस है। पहला हमारा नॉमिनेटिव केस है, इसी का दूसरा नाम हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो आप दोनों से कंसीडर कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे राम आप देख रहे हैं क्या है, राम एक संज्ञा है, अर्थात क्या है, नाउन है। राम क्या है, नाउन है। अब यहां मैंने लिखा राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ब्लैक कलर की नहीं, थोड़ा देख के बताइए ब्लैक कलर दिख रहा है कि नहीं। राम इज ए बॉय नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, मैं इसे इरेज करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, राम इज ए बॉय। अब इतना तो आपको पता हो गया कि यहाँ पे राम क्या है, नाउन है, और राम किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, एज अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। माइंड में प्रश्न बना कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है। नाउन तो यहाँ पे भी बॉय भी प्रयोग हुआ है जो कॉमन नाउन है, हम कैसे क्लियर करें कि ये सब्जेक्ट है और यही सब्जेक्ट है, ये क्यों नहीं है। सारी बातें हमारे माइंड में घूमती हैं जब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जब किसी सेंटेंस में, ध्यान से बात समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट इनविटेबल होगा, अपरिहार्य होगा, आपका यही नहीं हर जगह काम देगा, ठीक है ना। कि जब किसी भी सेंटेंस में, पर्टिकुलर सिंगल सेंटेंस में प्रॉपर और कॉमन दोनों नाउन का प्रयोग किया गया हो तो सब्जेक्ट का स्थान हमेशा प्रॉपर नाउन रखता है। एक तो एक बात हो गई आपकी, क्या कंसेप्चुअल बात हो गई। दूसरी बात आप क्या सीखेंगे, सेंटेंस हमेशा, सेंटेंस बिगिन विद सब्जेक्ट। सेंटेंस किसके साथ बिगिन होता है, सब्जेक्ट के साथ। तो दो प्रूफ आपको मिल गए कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है अगर तो ये सब्जेक्टिव केस माना जाएगा। दूसरा, आप जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल और लिखता हूं, राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो। अब यहां देखेंगे इस सेंटेंस में मैंगो भी हमारा नाउन है, कॉमन नाउन है, और यहां राम भी हमारा फिर से क्या है, नाउन है। मैंने सेम इसलिए लिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, राम फिर से सब्जेक्ट है। एक पहचानने का और तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, हाउ यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। अब इसी वर्ब से पहले हु लगा दो बेटा, क्या लगा दो, वर्ब से पहले हु लगा दो, जो आंसर आएगा, ध्यान से देखिएगा, वर्ब से पहले हु लगा दो, जो आंसर आएगा अगर वो एक नाउन है तो वह हमारा सब्जेक्ट हो। बातें क्लियर हो गई। वर्ब से पहले हु लगा दो, अगर आंसर हमारा नाउन है तो वह सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। देखिए यहां पे वर्ब ईट्स है, हु ईट्स मैंगो, आंसर विल बी राम, क्या होगा बेटा, बोलो समझ आए ना बात, किसी को कोई दिक्कत। वर्ब से पहले देखो, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका बता रहे हैं। प्रश्न पूछ लेता है सब्जेक्ट ही क्या है, निम्न में एक सेंटेंस बड़ा सा लिख देगा, उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा और ऑप्शन देगा कि मतलब टेक द करेक्ट ऑप्शन। अब अंडरलाइंड वर्ड, टेक द करेक्ट ऑप्शन फॉर अंडरलाइंड वर्ड, टेक द करेक्ट ऑप्शन फॉर मार्क्ड वर्ड। तो चिन्हित शब्द या अंडरलाइन शब्द के लिए सही ऑप्शन चुनने को बोल देता है। ऑप्शन में देगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और एक्यूसेटिव केस, एड्रेसिव केस, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो आप अगर सब्जेक्टिव केस है तो आप इजीली पहचान सकते हैं, वर्ब से पहले हु का प्रयोग करके आप इजीली सेंटेंस में सब्जेक्ट को अलग कर सकते हैं। बोलो बातें समझ में आई इतना। तो ये हमारा रहा सब्जेक्टिव केस, इसकी चर्चा हो गई। दूसरा हम देखें ऑब्जेक्टिव केस, फिर हम कुछ चीजें लेते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस की चर्चा करते हैं। सेंटेंस में जो बाद में आता है हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो लास्ट में आए वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। लास्ट में आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ये बातें तो जनरल हो गई, क्लास आपके एकेडमिक लेवल की बात हो गई कि लास्ट में आने वाला नाउन, लास्ट में आने वाला प्रोनाउन हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस।
लास्ट में आने वाला नाउन या प्रोनाउन, ये तो हमारा एकेडमिक बेस बात हो गई कि लास्ट में जो आए नाउन या फिर जो आए प्रोनाउन वो दोनों हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये बात हो गई किसकी, आपके एकेडमिक बेस। आप कंपटीटर हो, आपको इसे नहीं जानना है, ठीक है ना। अब यहां पे जो सेंटेंस रहेगा उससे पहले आपको लगा देना है whom या फिर what, क्या लगा देना है, ये हुआ आपका कंपटीशन। आपको आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट, तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ब से पहले, क्या बोला मैंने, वर्ब से पहले, यानी कि यहां पे हमारा क्या रखना है, वर्ब रखना है। वर्ब से पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा दो whom या what, जो आंसर मिलेगा दैट आंसर विल बी, आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बातें समझ में आ रही ना सभी को? अगर समझ में आ रही तो भाई कंजूसी क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बंद करते चलिए और देखते चलिए। क्या मैंने बोला कि अगर लास्ट में नाउन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट होता है, ये तो आपकी परंपरागत बातें हो गई, ट्रेडिशनल, आप जानते चले आ रहे हैं कि पापा भी यही पढ़े थे, दादा भी यही पढ़े थे, लेकिन हमको कुछ अलग पढ़ना है ना। तो कुछ अलग पढ़ना है तो ये जान ले हम छोटी सी शार्ट ट्रिक कि वर्ब से पहले whom या what लगा दें तो वो सेंटेंस जो आंसर देगा वो आंसर ऑब्जेक्टिव। एक बातें फिर यहां पे फंसती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहते हैं सर व्हाट का भी प्रश्न करने से सब्जेक्ट पता चलता है। मैंने कहा मना किया कि नहीं पता, पता चलता है, लेकिन उस टाइम जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा बेटा, बस ये दिमाग में सेट कर लो। उस टाइम वो सब्जेक्ट क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। बातें क्लियर हो रही हैं सभी को? अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं, सभी इतनी बातें ध्यान में रखें। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं कि कैसे हम प्रूफ करेंगे जो अभी अपनी बातें बताएं। चलिए ठीक है, हम प्रूफ कर देते हैं। मैंने लिखा आई हिट रमेश, आई हिट रमेश, मैंने रमेश मारा। क्या लिखा बेटा, मैंने रमेश को मारा। अब यहां वर्ब उठा लो, प्रूफ कर रहा हूं, अभी इंट्रोडक्शन है, बाकी सारी चीजें होती रहेंगी। यहां से वर्ब उठा लो, हिट उठा लिया ना। अब मैंने बताया था दो कीवर्ड्स यूज करना है, एक क्या यूज करोगे आप, whom, दूसरा क्या यूज करोगे आप, what। दो कीवर्ड्स यूज करोगे आप, whom या what। इसी से पहले लगा दो बेटा whom I hit, या whom hit, किसे मारा, ध्यान से समझिएगा, whom हिट यानी किसे मारा, whom I hit, हमने किसे मारा, तो आपका आंसर हो गया क्या, रमेश। क्या होगा बेटा, रमेश होगा। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है। whom I hit, whom I hit या whom hit, मैंने किसे मारा, whom I hit, मैंने किसे मारा, तो आपका आंसर यहां क्या आएगा, किसे मारा के लिए आएगा क्या, रमेश को मारा। दिमाग में बातें गई, किसे मारा, रमेश को मारा, तो यहां रमेश क्या होगा, रमेश विल बी ऑब्जेक्ट। गॉट इट, रमेश क्या होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट होगा। देखिए अब इसमें ना भ्रमित होइएगा कि सर ने तो अभी बताया था कि प्रॉपर नाउन सब्जेक्टिव केस में आता है। बाबू मैंने ये बताया था कि जब प्रॉपर नाउन के साथ कॉमन नाउन भी आया हो तो जो सब्जेक्ट बनाया जाता है वो मैक्सिमम प्रॉपर नाउन को बनाया जाता है। यहां पे ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आया ना, आ गया ना बाबू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान पूर्वक देखें।
ऑब्जेक्टिव के बाद इसमें इसके काइंड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके दो काइंड्स होते हैं, एक होता है क्या भैया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बातें समझ में आ रही ना सभी को। चलिए तीसरे की चर्चा कर लेते हैं। इन सभी पे अभी हम चर्चा करेंगे, डिफिनेशन बताएंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलेंगे और एग्जांपल्स भी बताएंगे। आप चिंता ना करें, क्लास में बने रहें, देखते रहें, आपको बेहतर सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, तीसरी चर्चा करते रिफ्लेक्सिव केस। अब वो एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, रिफ्लेक्सिव केस जो हम पढ़ेंगे इसी को हमने एक्स्ट्रा बताया। जो रिफ्लेक्सिव केस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद मैंने इसको रखा, ऑब्जेक्टिव के बाद रखा और रिफ्लेक्सिव केस। तो आप सभी को पता है कि प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्व्स, प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्व्स लगाने से रिफ्लेक्सिव केस बनता है। आप कहोगे सर जी अभी तो नाउन एंड केसेस पढ़ा रहे ना, आप प्रोनाउन एंड केसेस नहीं पढ़ा रहे। हाँ भैया, मैं कहाँ अपने बात से मुकरा, हम नाउन एंड केसेस ही पढ़ा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे ऑब्जेक्टिव केस के बाद इसलिए रखा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। राम हिट हिम सेल्फ, राम हिट हिमसेल्फ। कानपुर देखिएगा, राम ने स्वयं को मारा। यहां हिमसेल्फ किसके लिए आया है भैया, राम के लिए ही आया है। इसलिए मैंने बताया कि कहीं ना कहीं सेल्फ और सेल्फ्स वाला प्रोनाउन भी नाउन से रिश्ता रखता है। अरे भाई, सारे प्रोनाउन सारे नाउन से रिश्ता रखते हैं। इसको हमने इसलिए यहां पे बताया, सेल्फ वाले यानी रिफ्लेक्सिव केस वाले ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आते हैं, ऑब्जेक्टिव में रखे जाते हैं। इसका एक अलग से नाम दे दिया गया। भाई रिफ्लेक्सिव केस दिक्कत क्या है, मैं समझने में इजीली समझ, ठीक है ना, बातें समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। सेल्फ और सेल्फ्स अगर किसी प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट की जगह पे लग के आ रहा है, वो हमेशा किसके आधार पे आएगा, सब्जेक्ट के आधार पे आएगा, और कुछ नहीं आएगा। यहां देम सेल्फ नहीं रख सकते, यहां हर सेल्फ नहीं रख सकते, यहां माई सेल्फ नहीं रख सकते। यहां रखेंगे तो केवल हिम सेल्फ रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक पुरुष है, सिंगुलर है। पुरुष और सिंगुलर यानी पर्सन और सिंगुलर के लिए हम हमेशा हिम सेल्फ लगाते हैं। बातें समझ में आ गई। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव केस हो गया। इतनी बातें क्लियर हुई। ध्यान से आप वीडियो में बने रहें, आपको और कुछ वाला है, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। मैं कॉन्सेप्ट के साथ इसलिए बोलता हूं कि मेरी बातों में कुछ ना कहीं कॉन्सेप्ट्स जरूर होता है। वोकेटिव इसे आप संबोधन, एड्रेसिव इसलिए बोला गया कि इसी के माध्यम से हम किसी को एड्रेस करते हैं। मोहन रुक गया थोड़ी देर की, कम हियर। अब ऐसा तो नहीं कि मोहन को बुलाया तो सारे दौड़ाएंगे। तो जैसे हमारे सामने स्टूडेंट की भीड़ है, 150, 200, 250 स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें एक पर्टिकुलर मोहन है, मुझे उसे एड्रेस करना है, तो मैं बोलूंगा मोहन, थोड़ा ब्रेक दूं, कॉमा, ठीक है ना, कम हियर, यहां आओ। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है, और इस तरीके के सेंटेंस में जो सिंटैक्टिकली नाउन यूज किया गया, वाक्य की रचना के आधार पे जो संज्ञा प्रयोग किया गया, यह संज्ञा, यह नाउन हमारा क्या होगा, वोकेटिव के। मैंने लिख दिया, देखिए यहां पे, हसन, कॉमा, गो टू होम, घर जाओ। तो यहां पे जो हसन है वो क्या है, वोकेटिव केस। हसन क्या है, एड्रेसिव केस। हसन क्या है, वोकेटिव केस है, एड्रेसिव केस है।
इसके बाद ये जो पजेसिव केस है ना, ये एग्जाम में नाउन के लिए बोन बन के आता है। अगर आपने पढ़ा है तो नाउन पोर्शन आपके लिए आशीर्वाद प्रदान करेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन जो अब ग्रामर के नाउन से रिलेटेड बना रहा है, यहां पहली वरीयता नाउन के अगर किसी कॉन्सेप्ट को चूज करने का प्रयास कर रहा है तो सबसे पहली वरीयता किसको दे रहा है? नाउन एंड केसेस। तो नाउन एंड केसेस डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी तो इंट्रोडक्शन हेडिंग्स का दे रहे हैं, जहां पे हम का के, की का या ओनरशिप का या फिर रिलेशन व्यक्त करने का, उसी वाक्य में जो एक नाउन हो दूसरे नाउन से संबंध बताने के लिए, ओनर दिखाने के लिए, मालिकाना हक दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पजेसिव केस का, जिसे हम दूसरा नाम जेनेटिव केस कहते हैं। कभी कभार पूछ लिया जेनेटिव। देखिए संभावित जो डिफरेंट नेम वाले हैं, अलग अलग नाम वाले हैं, मैं सभी आपके सामने चर्चा इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं क्या, दिस इज राम्स हाउस। अब इस सेंटेंस में आपने देखा कि हाउस भी एक नाउन है, राम भी एक नाउन है। इस पहले नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताने के लिए, एक तो रिश्ता बताने के लिए हमने एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया, दूसरा इस नाउन को इस नाउन पर अधिकार जन, राम का घर पे अधिकार भी जताने के लिए हमने एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। बातें समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं आपको, इस इंट्रोडक्शन का लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, फिर हम एक एक स्लाइड पे विद एग्जांपल विद वो जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करेंगे, आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए, नाउन इन एपोजिशन, इसमें सीधा सा फंडा क्या है? जब किसी संज्ञा का, जब किसी नाउन का किसी सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड से डिस्क्रिप्शन दिया जाए, जब किसी नाउन की तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, डिस्क्रिप्शन दिया जाए किसी सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि सेंटेंस के भाग के द्वारा, तो वह नाउन केस इन अपोजिशन का कहलाएगा। किसका कहलाएगा भैया? केस इन अपोजिशन का कहलाएगा वह नाउन, जो नाउन, जिस नाउन की व्याख्या, जिस नाउन का एक्सप्लेनेशन, जिस नाउन का डिस्क्रिप्शन दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर सेंटेंस से किया जाए। जैसे मैंने लिखा क्या, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा एक सम्मानित नाम यहां पे कालिदास। क्या लिखा? कालिदास। और मैंने कामा लगाया, अब लिखा क्या? ही इज द शेक्सपियर ऑफ चलिए, तो यहां पे आपने देखा कालिदास, मैंने कॉमा लगाया और रुका, ये एक नाउन है। क्या है भैया? नाउन है कालिदास। उसके बाद लिखा ही इज द शेक्सपियर ऑफ, भारत के शेक्सपियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस नाउन की व्याख्या, इस नाउन का एक्सप्लेनेशन इस पूरे सेंटेंस के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसा सेंटेंस दे करके अगर आपको नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए बोले, तो कालिदास जो नाउन है वो क्या है? नाउन इन एपोजिशन या केस इन एपोजिशन। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई?
सभी को समझ में आई? चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे सपोज दैट दिनेश है, क्या कौन है? दिनेश है। ध्यान से देखिएगा, दिनेश है और दिनेश बहुत बेहतर तरीके से क्रिकेट खेलता है। दिनेश है, दिनेश बहुत बेहतर तरीके से क्रिकेट खेलता है, तो दिनेश उसके बाद रुकेंगे, ही इज मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया या ऑफ माई टीम, यू कैन राइट, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर ऑलरेडी इंडिया के हैं। ऑफ माई टीम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया तुलना होगा। मास्टर ब्लास्टर ऑफ माई टीम। तो यहां पे देखा जो हमारा दिनेश वर्ड है वो क्या है? केश इन अपोजिट। आई थिंक ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए। इसके आगे अब एक एक को मैं थोड़ी देर बताऊंगा आपको, एक एक चीज को मैं अगली वीडियो में आपको विद एग्जाम्पल बेहतर तरीके से आपको डिफिनेशन देते हुए समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। ये अभी केवल ट्रेलर है, यू कैन से ये केवल ट्रेलर है, बाकी पिक्चर बाकी है। आप नेक्स्ट वीडियो में कल इसी समय शाम 7 बजे इस वीडियो को आप देखेंगे, आगे इसके आगे देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करूंगा और ज्यादा समय आपका लूंगा तो इस टॉपिक पे, क्योंकि मैंने पहले ही चर्चा कर दिया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी करेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।